हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में कोशिश किया है मैंने समझाने का। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लास्ट डे के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था LBW शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में किया जाता है। विटामिन A, D, E, K जो होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होता है। मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में लिया गया है, तो आप लोग को बहुत ही केयरफुली देखना है। एक तो मनाया जाता है सद्भावना दिवस, दूसरा मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस और तीसरा मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो ये तीनों के तीनों दिवस 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सद्भावना दिवस की। तो सद्भावना दिवस दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन होता है 20 अगस्त को, इस वजह से उनकी जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 1992 में दोस्तों इनकी मृत्यु के एक साल के बाद 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी एक साल के बाद राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी स्थापना हुई है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। राजीव गांधी जी भारत के अभी तक सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। 40 वर्ष की उम्र में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 1984 को, और 1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। भारत को मॉडर्नाइज करने का या भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, राजीव गांधी जी को। अच्छा, राजीव गांधी जी भी दोस्तों बजट पेश किए थे। मैंने आपको बताया था एक दिन कि भारत में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने बजट भी पेश किया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, इसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी। ये 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते रहते बजट भी पेश किया है। ओके, अगला जो इम्पोर्टेंट डे है 20 अगस्त का, वो है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये मच्छरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है कि मच्छरों से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मच्छरों से कैसे बचना चाहिए, मच्छर कहाँ पर नहीं उगने देना चाहिए, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो यहाँ पर देखिए थीम में मलेरिया रोग से बचने पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि मच्छरों से ही मलेरिया भी होता है। अब देखिए मलेरिया दिवस भी एक मनाया जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, और ये जो है ये विश्व मच्छर दिवस है 20 अगस्त को। अभी मलेरिया से ही एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। चाइना जो है, चाइना कंट्री जो है, इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट डे है 20 अगस्त का, वो है अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीनीकरणीय ऊर्जा दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी डे। तो ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास को अपनाने के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2004 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। 2004 में इसके लिए पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। अभी कल की ही वीडियो में मैंने 1 तारीख से लेकर के अभी तक जितने भी अगस्त महीने में इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका रिवीजन कराया हुआ था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो देख लीजिए। अगर आप देखे हुए हो तो कमेंट करके बताओ आपको कौन कौन से दिवस इनमें से याद हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहाँ के मुख्यमंत्री ने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने दोस्तों स्मॉग टावर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। स्मॉग टावर क्यों लगाए जाते हैं? जिससे दोस्तों जो हवाएं हैं उसको शुद्ध किया जा सके, ठीक है। उसमें जो PM की मात्रा है वो कम किया जा सके। PM क्या होता है? PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये एक मात्रक होता है, ये बताता है कि कितनी शुद्ध हवा तक जो है वो इंसान जो है वो झेल सकता है बिना उसको नुकसान कोई पहुंचाए, ठीक है। तो इसी PM से ही PM स्केल पर ही नापी जाती है कि कहाँ तक मनुष्य जो है, कहाँ तक की कितनी गंदी हवा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या कितने रेट के ऊपर उसको मनुष्यों को हवाएं नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो ये PM 2.5 जो है और PM 10 जो है, इसके स्तर को, इसके लेवल को कम करने के लिए ये स्मॉग टावर लगाए गए हैं। ये हवाओं को शुद्ध करेंगे। तो 23 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। कहाँ पर? कनॉट पैलेस
बाबा खड़क सिंह मार्ग पर दिल्ली में। ओके अच्छा, प्रदूषण से याद आया, अभी एक इंडेक्स आया था, एक रैंकिंग आई थी दोस्तों, जिसमें गाजियाबाद जो है, उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद, ये दुनिया का दूसरा सबसे पॉल्यूटेड सिटी बना था, याद रखना आपको। अगला, निम्न में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ये बन गया है देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस भी जगह जगह पर हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर, और ये एक प्रकार से बन गया है भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे। ओके यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से यात्रा करता है तो वहाँ पर बीच बीच में चार्जिंग स्टेशन इसको मिल जाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? BHEL के द्वारा, जो कि एक महारत्न कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये स्थापित किया गया है और ये फेम 1 योजना के तहत शुरू किया गया है। फेम 1 यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस योजना के तहत ये लगाया गया है, शुरू किया गया है। अच्छा, राजमार्ग से संबंधित क्वेश्चन आया है तो याद रखिएगा, यूपी दोस्तों भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां के 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाई गई है, यानी हवाई पट्टी कैपेबल 2 ऐसे एक्सप्रेस वे हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा है? एक तो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। ये 2 ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पर फाइटर प्लेन उतारी जा सकती है। तो 2 ऐसे एक्सप्रेसवे वाला फाइटर प्लेन सहित हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य है, इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला, हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशन के सहयोग से शांति सैनिकों की रक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भारत ने दोस्तों यूनाइटेड अवेयर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो यूनाइटेड नेशन के सहयोग से जो शांति सैनिक भेजे जाते हैं, जो पीस रिलीफ फोर्सेस भेजी जाती हैं, उनकी रक्षा के लिए होगा, उनकी डिफेंस के लिए होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे उनके ऑपरेशंस के दौरान उनकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन के जो शांति सैनिक होते हैं, जो शांति स्थापित करने के लिए सैनिक होते हैं, वो दुनिया भर के कई देशों से मिल करके बुलाए जाते हैं और उनको ऐसे देशों में जहाँ पर शांति नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान वाला ही मैटर ले लो, फिलहाल अभी तो यहाँ पर UN नहीं भेज रहा है, लेकिन ऐसे ही जो और देश हैं जहाँ पर शांति नहीं स्थापित होती है, वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए देशों में, जैसे दक्षिण सूडान वगैरह हो गया, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सेना भेजी जाती है और जो कि विभिन्न देशों की सेना होती है। तो ऐसे में उनकी हेल्प के लिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भारत ने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है। ओके, इसके लिए भारत 1.64 मिलियन $US भी डोनेट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट और स्टूडेंट जो होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च वगैरह कर सकेंगे, इनोवेशंस कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय आया है तो दोस्तों केंद्रीय नए शिक्षा मंत्री बने हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इनसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे और शिक्षा मंत्रालय का नाम इससे पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अभी हाल फिलहाल में 2020 में दोस्तों, वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई 34 वर्षों के बाद। तो ये भी आपको याद रखना है, 2020 में लागू हुई। कर्नाटक पहला राज्य बना अपने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। अगला देखते हैं, क्रिप्टो अपनाने में भारत किस स्थान पर है? तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत है दोस्तों दूसरे स्थान पर। दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी जहां के नागरिकों ने परचेज करी हुई है और यूज करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वियतनाम। देखिए ये रिपोर्ट जारी की गई है चैनलालिसिस के द्वारा और इसके द्वारा इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, जिसको इसने जारी किया है 2021 के लिए। इसमें इसने बताया है कि सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी वियतनाम में है, वियतनाम के नागरिकों के द्वारा ली गई है। सेकंड पर है भारत और थर्ड पर है अमेरिका। अब आप सोचेंगे अमेरिका थर्ड पर कैसे है? तो देखिए दोस्तों, अगर केवल बिटकॉइन की बात अगर होती
तो बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा परचेज करने के मामले में अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी अपनाने के बारे में बात हो रही है। ओवरऑल में बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, रिपल हुआ, इथेरियम हुआ, बिटकॉइन कैश हुआ, ठीक है, बहुत सारे हैं, डॉगे कॉइन हुआ। तो इन सब की अगर ओवरऑल लिया जाए तो ओवरऑल में वियतनाम फर्स्ट पर, सेकंड पर है इंडिया। ये बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि एक वर्चुअल मुद्रा है। फिजिकली आप इसे टच नहीं कर सकते हो, ये एक इंटरनेट मुद्रा ही होती है, एक जगह से दूसरी जगह ही ट्रांसफ़र होती है। इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो दुनिया भर के लोग इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे फ्यूचर करेंसी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में, क्योंकि ये बिचौलियों से बचाता है। लोग इसकी तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि दोस्तों इस पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता नहीं है, तो लोगों को ट्रांजैक्शंस वगैरह करने में कोई चार्जेस, कोई टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। तो इसी वजह से बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस वगैरह, ये बिटकॉइन हुआ या फिर कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हुए, इनके थ्रू की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन एलेक्सा को भारत में किसकी आवाज़ मिली? तो अमेजन एलेक्सा के लिए दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ये क्वेश्चन पुराना भी हो चुका है एक प्रकार से कहें तो, क्योंकि इसकी घोषणा तो जब इसकी डील हुई थी अमेजन की अमिताभ बच्चन से, तब भी मैंने आपको बताया था, लगभग 1 साल हो चुके हैं। लेकिन चूँकि अभी तक हर प्रकार के क्वेश्चंस के जवाब उनके रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अब देखिए होता क्या है, अमेजन एलेक्सा से आप जैसे ही पूछोगे कोई क्वेश्चन, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही थी और इन सभी मुद्दों पर रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो रही थी। इस वजह से फाइनली अब जा कर के लॉन्च किया गया 1 साल के बाद। तो अमिताभ बच्चन जी जो होंगे ये अमेजन एलेक्सा पर भारत में आवाज़ देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसके लिए भी अमेजन ने किया है बिजनेस। अमेजन ने क्या किया है कि इसने एक सेलिब्रिटी वॉइस फीचर लॉन्च किया है। सेलिब्रिटी वॉइस फीचर्स के लिए आपको 149 रुपये पर ईयर के लिए लेने पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन। अगर आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनना है, काम कराना है उनसे, तो फिर आपको 149 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये कैसे काम करेगा? जैसे गूगल असिस्टेंट है, एप्पल्स का सिरी है, इसी प्रकार से दोस्तों ये आपका एक प्रकार से असिस्टेंट होगा। असिस्टेंट की तरह काम करेगा गूगल अमेज़न का एलेक्सा जो होगा, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको जवाब मिलेंगे। ओके, देखिए इसकी शुरुआत 2019 में ही की गई थी, लेकिन अमेरिका में की गई थी सबसे पहले। वहाँ पर अमेरिकी एक एक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं सैमुअल एल जैक्सन, उनकी आवाज़ के साथ अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेज़न के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर हैं दोस्तों जेफ बेजोस, जिनकी स्पेस कंपनी भी अब बन चुकी है। उनकी स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगला, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की जेट की सुरक्षा के लिए एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की? तो डीआरडीओ ने दोस्तों एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी डेवलप की है अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के लिए और हमारे फाइटर प्लेन्स के लिए। ये चाफ टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई टारगेट लॉक किया जाता है, यानी कोई दुश्मन का जहाज़ है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, वो हमारे एयरक्राफ्ट को अगर मान लीजिए लॉक कर देता है। लॉक करने का इन द सेंस कि जैसे कि ये निशाना लगा दिया, निशाना लगाने के बाद लॉक की जाती है। अगर टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो क्योंकि वो गाइडेड मिसाइल होती है, अब ये कहीं पर भी जाए एयरक्राफ्ट, ये पीछे पीछे मिसाइल लगी ही रहती है क्योंकि टारगेट लॉक हो चुका है। तो जब पीछे पीछे लगी ही रहती है तो ऐसे में एक और चारा होता है। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं युद्ध के दौरान उनके पास एक और चारा होता है कि इस टारगेट को, इस मिसाइल को जो उसके पीछे लगी हुई है उसको कंफ्यूज करो। कंफ्यूज कैसे करेंगे? या तो इसके लिए बहुत ही हाईली ऐसा एक्सपर्ट पायलट हो अभिनंदन वर्धमान की तरह, जो इनको चकमा दे जाए पहाड़ियाँ, अगर पहाड़ी है तो वहाँ पर इलाकों में, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत है। दूसरा तरीका है चाफ टेक्नोलॉजी। चाफ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि यहाँ से दोस्तों, क्योंकि ये रडार के सिस्टम से ही, रडार के माध्यम से ही ये टारगेट लॉक होता है और गाइडेड होती है मिसाइल जो होती है, तो फिर ये चाफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसे प्रकार की कुछ किरणें, कुछ ऐसा धुआं वगैरह छोड़ती हैं, तो जिससे ये टारगेट जो होता है ये कंफ्यूज हो जाती है। जो मिसाइल पीछे होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि एयरक्राफ्ट है कहाँ पर,
ठीक है। तो एक्चुअली में वो जो छोटी छोटी निकाल दी जाती हैं, छोटे छोटे एक प्रकार से पटाखे जला दिए जाते हैं, वो उन पर जाकर के भिड़ जाते हैं और एयरक्राफ्ट यहाँ पर आसानी से निकल जाता है। तो ये होती है चाफ टेक्नोलॉजी। ये भारत ही नहीं, दुनिया भर के सभी एयरक्राफ्ट जो हैं सभी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है। तो सभी एयरक्राफ्ट में ये लगे होते हैं। लेकिन अभी जो DRDO ने बनाया है ये एक एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी है, यानी इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। ओके, तो आई होप चाफ टेक्नोलॉजी आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूज़ किया जाता है। DRDO आया है, DRDO के बारे में बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, 1958 को 1 जनवरी को ही इसलिए मनाते हैं DRDO स्थापना दिवस। DRDO के करंट टाइम पर हेड हैं जी सतीश रेड्डी जी, हेडक्वार्टर्ड है ये नई दिल्ली में। अच्छा दोस्तों, डेली इवनिंग में डेली जीके टेस्ट की क्लास होती है, कल नहीं हो पाई थी। कारण ये है, आप समझ भी गए होंगे, अभी तक वीडियो देखते आए होंगे, आवाज़ कैसी आ रही है, जुकाम हुआ है, और ऐसे में लाइव क्लास में अगर छींक देते तो सब सत्यानाश हो जाता। इसी वजह से लाइव नहीं आए। हो सकता है आज भी लाइव ना आ पाएँ, अगर तबीयत सही रही तब तो लाइव आएंगे। डेली जीके टेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर तबीयत नहीं सही रही तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अगली लाइव क्लास कब होगी। इन्फॉर्म कहाँ पर करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन सर्च करके आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको वहीं पर दी जाती है। सबसे पहले आसान पड़ जाता है हमारे लिए, एक मैसेज करना रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप अपडेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयर करने के लिए किस संगठन से समझौता किया? तो इसरो ने दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों के साथ समझौता किया है सैटेलाइट डाटा शेयर करने के लिए। अब जी देखिए, ब्रिक्स देशों के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों के बीच में और इसरो के बीच में हुआ है समझौता। किसके लिए? सैटेलाइट डाटा शेयर करने के लिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयर करने के लिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसरो ही शेयर करेगा। इन देशों की भी जो स्पेस एजेंसी अगर हैं जिनके पास, वो भी अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयर करेंगी। ओके, किस लिए ये यूज किए जाएंगे? इसमें सिर्फ वही डाटा शेयर होंगे जहाँ तक कि मतलब कि किसी देश की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की गरिमा ना गिराई जा सके। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ उतनी ही दी जाएगी जिससे कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आनी हुई या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मानव जाति के खतरे के लिए, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी सिक्योरिटी से, इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें शेयर कर देगा। ओके, तो 17 अगस्त को ये डील हुई थी। भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये तो मैंने आपको कल बताया ही था, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, पहली बैठक 2009 में हुई थी, अध्यक्षता रसिया ने की थी। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों नैरोबी, केन्या में। यह भी आयोजन एक्चुअली में चल रहा है। ये 17 अगस्त से शुरू हुआ था और 22 अगस्त तक चलेगा, यानी अभी कल भी ये आयोजित होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021। एक्चुअली में ये 2020 में ही आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के लिए टाला गया। अभी देखिए, अगर बात करें तो भारत की 4x400 मिक्स रिले जो टीम है उसके द्वारा अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता जा चुका है। ओके, भारत की 4x400 मिक्स रिले टीम में कौन कौन थे? भरत एस, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल, ठीक है। 4x400 का मतलब क्या होता है? 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं, समय समय पर जो रिले प्रतियोगिता कराई जाती है, जैसे कि 100 मीटर वो दौड़े, फिर वो अपना जो रिले है वो सामने वाले को देंगे, अपने टीम के खिलाड़ी को, वो फिर 100 मीटर दौड़ेगा, फिर सामने वाले को देगा, फिर वो 100 मीटर का चक्कर लगाएगा, फिर सामने वाले को देगा। इस प्रकार से ये रिले रेस होती है, ठीक है। तो फिलहाल बात करें अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पे भारत को 5 मेडल अभी तक मिल चुके हैं। 1 मेडल तो अभी भी आ चुका है, अभी कुछ और भी आने की उम्मीद है। 22 अगस्त को इसका समापन होगा। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल ये तो थी आज की वीडियो। टॉप 10 करंट अफेयर आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई है लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली करंट अफेयर कभी नहीं रुकने वाला है। इसकी क्विज आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करें तो लखनऊ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है, ये आपको आज बताना है। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, ये बता दीजिए। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और ब्रिक्स समूह की पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी।
सभी क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दो और मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।